हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं शब्द रचना। अब शब्द रचना में इस बार हम पढ़ेंगे समास के बारे में। तो बच्चों, हमारे सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से जाने, जैसे आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती को हम प्रतिवर्ष महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। गांधी जी ने आजीवन सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा अनुच्छेद, उसमें कुछ शब्द आए जैसे प्रतिवर्ष, महात्मा, जन्म दिवस, राष्ट्रपिता और आजीवन। ये क्या है? प्रतिवर्ष का अर्थ है प्रत्येक वर्ष, महात्मा का अर्थ है महान है जो आत्मा, जन्म दिवस का अर्थ है जन्म का दिन, और राष्ट्रपिता का अर्थ है राष्ट्र के पिता, आजीवन का अर्थ है जीवन भर। अर्थात किसी भी वाक्यांश का संक्षेपीकरण की यह विधि समास कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं। एक बार फिर से, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं। अब समास के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे समस्त पद क्या है। तो बच्चों, समास रचना में कम से कम दो पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। आप पद को शब्द के नाम से जानते होंगे, लेकिन आपको पता है जब वाक्य के अंदर शब्द आते हैं तो वो पद कहलाते हैं। इसीलिए समास में इसे पद कहा जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद। इन दोनों के मेल से बने पद को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। आइए अब जाने समास विग्रह क्या है। विग्रह का अर्थ होता है बच्चों अलग करना, अर्थात समास पद अर्थात मिले हुए शब्द को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इकट्ठा करना सामासिक पद या समस्त पद कहलाया, अलग करना समास विग्रह कहलाया। जैसे कि यश प्राप्त एक समस्त पद है जुड़ा हुआ, इसका पूर्व पद यानी कि पहला पद है यश, उत्तर पद यानी कि दूसरा वाला पद है प्राप्त। विग्रह किया, अलग किया तो क्या बना? यश को प्राप्त। इसी तरह नीति कुशल, नीति और कुशल दो अलग अलग पद, विग्रह करेंगे नीति में कुशल, अर्थात इसमें विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है। सेना नायक, इसमें सेना और नायक दो पद हैं, विग्रह करेंगे सेना का नायक। ग्रंथकार, ग्रंथ और कार दो पद, विग्रह करके कैसे लिखेंगे? ग्रंथ को लिखने वाला। ये था समास विग्रह। अब हम समास के भेदों की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, व्याकरण में समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा है बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके विस्तार पूर्वक जाने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास के बारे में। बच्चों, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यव का बोध कराता हो वह अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि निडर, इसका समास विग्रह है बिना डर के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में विग्रह बना। अनुरूप, रूप के अनुसार। प्रतिवर्ष का विग्रह है प्रत्येक वर्ष। प्रतिक्षण, इसका विग्रह है हर क्षण। बेदाग, बिना दाग का। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। और प्रतिमास, प्रत्येक मास, इसका समास विग्रह है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र समस्त पद है, इसका विग्रह है राजा का पुत्र, इसमें कारकों का प्रयोग होता है। शरणागत, शरण को आया हुआ। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। जीवन साथी, जीवन का साथी। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ग्रंथकार यानी ग्रंथ को लिखने वाला। कला निपुण यानी कला में निपुण। और तीसरा है द्वंद्व समास, अर्थात जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, अर्थात दोनों में से कोई विशेष नहीं और दोनों में से कोई गौण नहीं, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख। सीताराम, सीता और राम। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। नर नारी, नर और नारी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य।
राधा कृष्ण, इसका विग्रह है राधा और कृष्ण। दही बड़ा, विग्रह बना दही और बड़ा। इसमें और या का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करते हुए। और चौथा है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अर्थात संख्या का प्रयोग किया जाए वह द्विगु समास होता है। जैसे चौमासा, चौ संख्या, चार का प्रयोग है, 4 मासों का समूह, विग्रह बना। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। ये समास विग्रह हुआ। अब आता है 5वें नंबर पे कर्मधारय समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कि समस्त पद है सुलेख, इसका समास विग्रह है सुंदर है जो लेख। सज्जन, सच्चा है जो जन। पुत्र रत्न अर्थात पुत्र रूपी रत्न। नीलगाय, नीली है जो गाय। महादेव, महान है जो देव। महात्मा, महान है जो आत्मा। छठा समास आता है बच्चों बहुव्रीहि समास। अर्थात जिस समास में पहला पद और दूसरा पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत करें, अर्थात दोनों मिलकर किसी तीसरे और की ओर इशारा करें, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चत्रमुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती मां। तो ये थे बहुव्रीहि समास। आइए एक बार कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर जान लें। बच्चों कई समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो कर्मधारय व बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। अतः ऐसे शब्दों का समास निर्धारण शब्द के विग्रह के आधार पर किया जाता है। जैसे नीलकंठ, शब्द का विग्रह नीला है जो कंठ, तो यह कर्मधारय समास होगा। परंतु जब इसी शब्द का विग्रह नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव है, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। अर्थात किसी तीसरे की ओर इशारा होगा तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास। ये पढ़े हमने समास के 6 भेद और उनको विस्तार पूर्वक जाना। अब बच्चों इसका अध्याय आप लगातार करेंगे और अभ्यास करते रहेंगे जब तक आप समास को बहुत अच्छे से ना जान लें। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।